बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सोनापुर नाम का एक बेहद खूबसूरत गांव था। इसी गांव में विक्रम नाम का एक लकड़हारा रहता था। विक्रम जितना गरीब था, दिल का उतना ही अमीर और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और दो छोटे बच्चे आरव और पिंकी थे। विक्रम दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के सबसे बड़े, लालची और क्रूर व्यापारी सेठ करोड़ीमल के यहाँ बेचता था। करोड़ीमल के यहाँ काम करके विक्रम को जो चंद पैसे मिलते, उससे उसके घर का चूल्हा मुश्किल से जल पाता था। लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। कविता, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज लकड़ियां काटने में थोड़ी देर हो सकती है। तुम बच्चों को समय से स्कूल भेज देना और उनका ध्यान रखना। स्कूल तो मैं भेज दूंगी जी, लेकिन आरव और पिंकी पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं कि मास्टर जी ने स्कूल की फीस मांगी है। अगर कल फीस जमा नहीं हुई तो वे बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं देंगे। आज आप कैसे भी करके पैसे लेकर आना। अरे, तो तुमने फीस क्यों नहीं दी? जो पैसे मैंने पिछले हफ्ते दिए थे वे कहाँ गए? क्या तुमने उन्हें संभाल कर नहीं रखा था? अरे भाग्यवान, उन पैसों से तो पूरे महीने का राशन भी ढंग से नहीं आया। बाजार में सब्जियों और अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि सेठ करोड़ीमल से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। हमारी इतनी मेहनत के बाद भी वहां हमें कौड़ियों के भाव पैसे देता है। ऐसे कैसे हमारा गुजारा होगा। ठीक है कविता, तुम परेशान मत हो। आज पगार का दिन है। मैं आज ही सेठ जी से साफ साफ बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि अब इतने पैसों में घर चलाना नामुमकिन है। जंगल में विक्रम के साथ उसके दो और साथी माधव और सुखिया भी लकड़ी काट रहे थे। दोपहर की कड़क धूप में पसीना बहाते हुए वे आपस में अपने दुख बांटने लगे। सबकी किस्मत एक जैसी ही खराब थी। क्यों विक्रम भाई, आज तो महीने का आखिरी दिन है, पगार मिलने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बुढ़ा करोड़ीमल हमें पूरे पैसे देगा। पिछली बार उसने मेरी पगार में से 500 रुपये काट लिए थे, ये कहकर कि मैंने जो उससे कर्ज लिया था उसका ब्याज बढ़ गया है। मुझे तो डर लगता है कि इस बार वह क्या बहाना बनाएगा। हाँ भाई, वह सेठ एक नंबर का चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाला इंसान है। पिछली बार जब मेरी बेटी बहुत बीमार थी और मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी, तो उसने मेरी आधी पगार काट ली। हम गरीब जाए तो कहां जाए, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हे भगवान, बस इस बार सेठ जी पूरे पैसे दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। शाम को काम खत्म करके सभी लकड़हारे अपनी पगार लेने सेठ करोड़ीमल की आलीशान हवेली पहुंचे। सेठ अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है। हम सब ने दिन रात एक करके बहुत मेहनत की है। कृपया हमारी पूरी पगार दे दीजिए। अरे जाओ जाओ, अभी मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। शहर में अभी माल बिका नहीं है, सारा गोदाम भरा पड़ा है। 2-4 दिन बाद आना, तब देखेंगे। पर सेठ जी, हमारे घरों में राशन खत्म है, बच्चों की फीस देनी है, हम 2 दिन कैसे गुजारेंगे? हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मैंने कह दिया ना, अभी पैसे नहीं हैं। देखना है तो रुको, नहीं तो अपना रास्ता नापो। ज्यादा बकवास की तो काम से भी निकाल दूंगा। सभी लकड़हारे उदास मन से अपने घर लौट आए। 2 दिन जैसे तैसे भूखे प्यासे गुजरे। जब तीसरे दिन लकड़हारे फिर उम्मीद लेकर सेठ के पास पहुंचे
तो सेठ ने उनके हाथ पर बेहद कम रुपए थमा दिए। ये लो माधव, तुम्हारे 1,500 रुपए। सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी। ये सिर्फ आधे पैसे क्यों? मैंने तो एक भी छुट्टी नहीं ली थी। क्योंकि तुम दोपहर में पेड़ की छांव में 1 घंटा आराम करते हो। यह पैसे उसी आराम के कटे हैं। लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मेरे यहां बहस करने की जरूरत नहीं है। माधव मजबूर था। उसने रोते हुए चुपचाप पैसे रख लिए। अब बारी विक्रम की आई। और ये लो विक्रम, तुम्हारे 1,800 रुपये। और हां, एक बात और सुन लो। तुम्हारे मरे हुए बाप ने मुझसे जो पुराना कर्ज लिया था, उसका ब्याज अभी भी बाकी है। अगर अगले महीने तुमने वह पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी इस टूटी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो 1 मिनट भी आराम नहीं किया, नहीं कोई छुट्टी ली। फिर मेरे पैसे क्यों काटे? और पिताजी का कर्ज तो हम कब का चुका चुके हैं। अब इस 1,800 रुपए में मैं बच्चों की फीस भरूंगा या घर चलाऊंगा या आपका कर्ज दूंगा। अरे मूर्ख, बाजार में लकड़ियों के दाम गिर गए हैं। अब घाटा क्या मैं अपनी जेब से भरूंगा, और कर्ज का हिसाब मेरे बही खाते में लिखा है। चलो भागो यहां से, ज्यादा दलीलें मत दो। विक्रम भारी मन से और थरथराते कदमों से घर लौटा। जब उसने कविता के हाथ पर केवल 1,800 रुपये रखे तो कविता फूट फूट कर रोने लगी। नहीं कविता, तुम रोना बंद करो। अब बहुत हुआ। अब मैं इस जालिम सेठ के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मैं सेठ के यहां काम खत्म करने के बाद शाम को गांव में कोई दूसरा काम ढूंढूंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा और अपना घर भी बचाऊंगा। अगले दिन से विक्रम दुगनी मेहनत करने लगा। सेठ के यहां से छूटने के बाद वह भूखा प्यासा गांव की हर दुकान, हर जमींदार के पास काम मांगने गया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। थक हार कर जब वह शाम को एक अनजान और सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक एक खौफनाक घटना घटी। जान बचाने के लिए विक्रम बेतहाशा इधर उधर भागा। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। तभी पास ही में उसे झाड़ियों से ढकी हुई एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। विक्रम ने बिना सोचे समझे उस अंधेरी गुफा के अंदर छलांग लगा दी। जब विक्रम ने थोड़ा संभल कर गुफा के अंदर देखा तो वहां गहरा डरावना अंधेरा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि गुफा के ठीक बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टोकरी रखी थी, जिससे दिव्य सुनहरी रोशनी निकल रही थी। विक्रम अपनी सुध बुद्ध खोकर उस अनोखी टोकरी के पास गया और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी पूरी गुफा हिलने लगी। रुक जाओ लालची मानव, उसे छूने का दुस्साहस मत करना। कौन हो तुम? और मेरे पूर्वजों की इस गुप्त और पवित्र गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं कोई चोर या लालची इंसान नहीं हूं। मैं तो बस बाहर जंगली भैंसों से अपनी जान बचाने के लिए यहां छिप गया था। मुझे इस जादुई टोकरी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अभी यहां से चला जाता हूं। मुझे मत मारिए। डरो मत विक्रम, शांत हो जाओ। मैं इस गुफा का रक्षक जिन्न हूं। मेरी आंखें किसी भी मनुष्य को देखकर उसका पूरा भूतकाल, उसका दर्द और उसका दिल पढ़ सकती हैं। मैंने तुम्हारी आंखों में झांक कर देख लिया है। तुम बेहद ईमानदार, मेहनती और दयालु इंसान हो। तुम पर बहुत मुसीबतें हैं, फिर भी तुम्हारा मन साफ है।
इस गुफा में कोई भी लालची, धोखेबाज या पापी इंसान कदम नहीं रख सकता। तुम सच्चे हो, इसलिए यह जादुई टोकरी अब तुम्हारी हुई। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। जादुई टोकरी? हे प्रभु, क्या ये वही पुरानी कहानियों वाली टोकरी है जो इंसान की सारी इच्छाएं पूरी कर देती है? हां विक्रम, लेकिन इसके कुछ बहुत ही कड़े और खतरनाक नियम हैं जिन्हें तुम्हें मरते दम तक याद रखना होगा। इस टोकरी में तुम जो भी वस्तु पहली बार डालोगे, ये टोकरी उसे कई गुना बढ़ा देगी। लेकिन याद रखना, जीवन भर तुम इस टोकरी में केवल उसी एक वस्तु को दोबारा डाल पाओगे। अगर तुमने लालच में आकर कोई दूसरी चीज जैसे सोना, चांदी या पैसे इसमें डाले, तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। इसलिए सोच समझकर वही चीज डालना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। विक्रम उस जादुई टोकरी को कपड़े में लपेटकर अपने घर भागा भागा आया। वह बहुत उत्साहित था। उसने घर का दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी कविता को बुलाकर सारी बात बताई। क्या? एक जादुई टोकरी? आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अगर यह सच है तो हम इसमें सीधे सोने के सिक्के या रुपए क्यों नहीं डाल देते? हमारी सारी गरीबी एक पल में दूर हो जाएगी। नहीं कविता, बिल्कुल नहीं। जिन्न ने मुझे साफ साफ चेतावनी दी थी कि हमें लालच का रास्ता नहीं चुनना है। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। अगर हमने पैसे या सोना डाला और कल को कोई मुसीबत आई तो हम कोई दूसरी चीज नहीं डाल पाएंगे। तुम्हें याद है, पिछले साल जंगल में मुझे लाल चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था जिसे मैंने तुम्हें संभाल कर रखने को कहा था। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। वह हमारी पुरानी संदूक में सबसे नीचे सुरक्षित रखा है। मैं अभी लेकर आती हूँ। बस तो जाओ, उसे लेकर आओ। हम चंदन की लकड़ी का ही व्यापार करेंगे। यह ईमानदारी का रास्ता है। कविता ने जैसे ही वह चंदन का छोटा सा टुकड़ा उस जादुई टोकरी में डाला, पूरी झोपड़ी तेज सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी और देखते ही देखते उस छोटी सी टोकरी के अंदर से लाल चंदन की कीमती, खुशबूदार और बड़ी बड़ी लकड़ियां बाहर गिरकर पूरी झोपड़ी में फैलने लगीं। अरे बाप रे! यह तो सचमुच का चमत्कार है। पूरी झोपड़ी चंदन की खुशबू से महक उठी। इतनी सारी कीमती लकड़ियां आ गई। देखा कविता, ईश्वर हमेशा अपनों का साथ देता है। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हुए। मैं कल ही सुबह इन लकड़ियों को बाजार में अच्छे दामों पर बेचूंगा। अगले दिन विक्रम ने बाजार जाकर वे चंदन की लकड़ियां बड़े व्यापारियों को बेचीं, जिससे उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिले। उसने सबसे पहले बच्चों की स्कूल की पूरी फीस भरी, घर के लिए ढेर सारा राशन लाया और कविता के लिए नए कपड़े खरीदे। लेकिन विक्रम स्वार्थी नहीं था। वह जानता था कि उसके साथी माधव और सुखिया भी सेठ के अत्याचार से परेशान हैं। वह सीधा उनके पास पहुंचा। माधव भाई, सुखिया भाई, अब तुम्हें उस जालिम और मक्कार सेठ करोड़ीमल के यहां गाली खाने की और अपनी पगार कटवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चंदन की लकड़ियों का एक बहुत बड़ा जरिया मिला है। तुम दोनों मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें सेठ से दुगुनी पगार दूंगा और हम सब भाई मिलकर काम करेंगे। माधव और सुखिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत सेठ करोड़ीमल का काम छोड़ दिया और विक्रम के साथ जुड़ गए। धीरे धीरे विक्रम का चंदन का व्यापार पूरे इलाके में फैल गया। वह एक बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने एक सुंदर घर भी बना लिया। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि विलन सेठ करोड़ीमल की नजर उस पर पड़ चुकी थी। यह मामूली 2 कौड़ी का लकड़हारा विक्रम अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? इसके पास आलीशान मकान कहां से आया?
जरूर इसके हाथ कोई गुप्त खजाना लगा है, या यह कोई काला धंधा कर रहा है। मुझे इसका सच पता लगाना ही होगा। मैं उसे वापस सड़क पर लाकर छोड़ूंगा। लालची सेठ करोड़ीमल ने विक्रम पर नजर रखने के लिए अपने दो सबसे खतरनाक गुंडों कालिया और मोंटी को काम पर लगा दिया। एक रात जब विक्रम और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तब वे दोनों गुंडे चुपके से विक्रम के गोदाम में घुस गए। देख मोंटी, यहाँ कितनी सारी कीमती चंदन की लकड़ियां रखी हैं। सेठ जी ने कहा है कि इसकी सारी लकड़ियां चुरा लो और इसके गोदाम में आग लगा दो ताकि यह बर्बाद हो जाए। हाँ कालिया, और देख, यहाँ कोने में कपड़े से ढकी एक अजीब सी पुरानी टोकरी भी रखी है। इसमें से कुछ रोशनी आ रही है। चल, इस टोकरी को भी साथ ले चलते हैं। सेठ जी देखकर खुश हो जाएंगे। उन जालिम गुंडों ने विक्रम के गोदाम से सारी कीमती लकड़ियां चुरा ली, जादुई टोकरी भी उठा ली और गोदाम में आग लगा दी। सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका गोदाम जलकर राख हो चुका था और उसकी जादुई टोकरी गायब थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी जादुई टोकरी भी चोरी हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम तो फिर से सड़क पर आ गए। कविता, तुम हौसला मत हारो। यह जरूर उसी दुष्ट सेठ करोड़ीमल का काम है, लेकिन चोर ये नहीं जानते कि वह टोकरी सिर्फ मेरे लिए काम कर सकती है। मैं दोबारा उसी रहस्यमयी गुफा में जाऊंगा और जिन्न से मदद मांगूंगा। विक्रम बिना डरे तुरंत उसी जंगल की तरफ भागा। वह दोबारा उस गुप्त गुफा के अंदर पहुंचा और उसने भारी मन से जिन्न को पुकारा। जिन्न फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी मुद्रा गंभीर थी। मैं जानता हूं विक्रम कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी टोकरी चोरी हो गई है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम बिना टोकरी के भी अपनी ईमानदारी पर टिके रह सकते हो? क्या तुम हार मान लोगे? नहीं प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो गरीब मजदूर जुड़े हैं, उनका पेट पालना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे सेठ के अन्याय को खत्म करना है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तुम्हारी इसी सच्चाई से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं विक्रम। जाओ सेठ करोड़ीमल की हवेली पर। वह जादुई टोकरी सिर्फ तुम्हारे हाथों का स्पर्श पहचानती है। जब कोई लालची इंसान उसमें कुछ डालेगा तो उसका विनाश निश्चित है। सेठ खुद अपने जाल में फंसेगा। उधर सेठ करोड़ीमल की हवेली में सेठ उस जादुई टोकरी को देखकर हंस रहा था। उसके पास विक्रम की चुराई हुई चंदन की लकड़ियां भी रखी थीं। हा हा हा, तो यह है विक्रम की अमेरी का राज। यह जादुई टोकरी। कालिया, जरा इसमें सोने का सिक्का डालो। देखते हैं यह कैसे पैसे बढ़ाती है। जैसे ही कालिया ने लालच में आकर उस टोकरी में सोने का सिक्का डाला, जिन्न के नियम के अनुसार जादू उल्टा पड़ गया। टोकरी से सोने के बजाय जहरीले बिच्छू और सांप बाहर निकलने लगे और पूरी हवेली में फैल गए। बाप रे, ये क्या हो गया? बचाओ, सांप, बिच्छू, भागो यहां से। यह टोकरी तो शापित है। सेठ जी, ये बिच्छू तो हमें काट रहे हैं, बचाओ। उसी समय विक्रम पुलिस और गांव वालों को लेकर सेठ की हवेली में दाखिल हुआ। सेठ और उसके गुंडे सांप बिच्छुओं से घिरे हुए थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। सेठ करोड़ीमल, दूसरों का हक मारने वाले और गरीबों को सताने वाले का यही अंजाम होता है। तुमने मेरा गोदाम जलाया और चोरी की। अब कानून तुम्हें सजा देगा।
पुलिस ने तुरंत सेठ करोड़ीमल और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही विक्रम ने आगे बढ़कर उस जादुई टोकरी को छुआ, सारे सांप और बिच्छू गायब हो गए और टोकरी पहले की तरह शांत हो गई। विक्रम अपनी जादुई टोकरी लेकर सम्मान के साथ अपने घर लौट आया। देखा कविता, सच्चाई और ईमानदारी की कभी हार नहीं होती। जिसने हमारे साथ बुरा किया, उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। हाँ जी, आज मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है। हमारी टोकरी वापस आ गई और गांव को उस जालिम सेठ से मुक्ति मिल गई। इसके बाद विक्रम ने कभी लालच नहीं किया। उसने माधव, सुखिया और गांव के सभी गरीब लकड़हारों को अपने व्यापार में बराबर का हिस्सा दिया। पूरे गांव से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और जादुई टोकरी हमेशा उनके पास सुरक्षित रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत और असली धन है।